कंपटीशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन एंड फोर्स पार्ट 1 है ये। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए अधिक से अधिक। ध्यान रखिए हम लोग इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ेंगे वो अपने आप में कंप्लीट होगा, कुछ आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे। आधा अधूरा पढ़ करके बेनिफिट भी आपको नहीं होगा, टाइम भी देंगे और एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा तो बेकार चला जाएगा सारा। हमारा कोशिश है कि यदि आप टाइम दें तो आप सारा क्वेश्चन हैंडल कर पाए, और सारा क्वेश्चन हैंडल करने के लिए एक एक चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है और कॉन्सेप्ट से समझना जरूरी है, तभी आप हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि गति किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। क्या लिखे हैं, जब किसी पिंड की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो हम पिंड को गति की अवस्था में कहते हैं। क्या इसका मतलब कि कोई भी पिंड की जो स्थिति है वो समय के साथ बदलनी चाहिए। यदि किसी पिंड की पोजीशन स्थिति समय के साथ बदल रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर लिखे हैं, अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, दैट मीन्स स्थिति जो बदलनी चाहिए ना वो किसी के कंपैरिजन में बदलनी चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं, मान लिया जाए घर से आप निकले बाइक लेकर के, तो आप देख सकते हैं कि बाइक की जो स्थिति है वो समय के साथ बदलते रहती है घर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइक की जो स्थिति है घर के सापेक्ष, घर के कंपैरिजन में बदलते रहती है। यदि 10 बजे यहाँ पे थे तो 10 में यहाँ चले जाएंगे, कुछ देर बाद यहाँ चले जाएंगे, कुछ देर बाद यहाँ चले जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो बाइक की स्थिति है वो घर के कंपैरिजन में समय के साथ जो है वो बदल रही है। तो हम कहेंगे कि बाइक जो आपका क्या है, मोशन में है। इसी तरह से उड़ती हुई चिड़िया, चलती हुई ट्रेन, ये सभी क्या है, मोशन में है। अब ध्यान रखेंगे जब भी कोई पिंड मोशन में हो, गति में हो, तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय करती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि दूरी क्या होती है। ध्यान रखिएगा दो चीजें होती है, एक जिसको कहते हैं दूरी और एक जिसको कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले दूरी को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, चले गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई, दैट मीन्स जिधर जिधर चला उस रास्ते की जो टोटल लंबाई होगी वही कहलाएगा दूरी। मान लिया जाए आप ऐसे चले 5 किलोमीटर, ऐसे चले 2 किलोमीटर और ऐसे चले यदि 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपने दूरी कितनी तय की, 5 किलोमीटर यहाँ, 2 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर यहाँ, टोटल कितना दूरी तय किया। तो रास्ते की लंबाई देखिए 5, 2, 3, टोटल कितना हो जाएगा, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल आपका कितना हो गया, 10 किलोमीटर। यहाँ पर देखें यदि कि कोई व्यक्ति यहाँ था और यहाँ चला गया तो यहाँ से यहाँ की लंबाई हम 5 किलोमीटर लिखें, तो यहाँ पर चली गई दूरी आपका 5 किलोमीटर। यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति था घर में, वो गया स्कूल और वह स्कूल से वापस दोबारा आ गया, तो ऐसी स्थिति में उसने कितनी दूरी तय की। तो आप बोलेंगे सर गया तो 6 किलोमीटर और लौटते वक्त भी तो 6 किलोमीटर होगा, तो 6 किलोमीटर जाते वक्त और 6 किलोमीटर लौटते वक्त, तो टोटल जो इसने दूरी तय की वो कितना, 6 और 6 12 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी आ रही है, यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर और यहाँ पे 12 किलोमीटर। दूरी का जो वैल्यू है वो हमेशा धनात्मक ही आएगा। जैसे यहाँ 10 आया है, 5 आया है, यहाँ 12 आया है, तो ये आपका धनात्मक है ना, पॉजिटिव है ना, प्लस में है तो धनात्मक हो गया। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि दूरी जब भी होगा तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, दूरी का भी ऋणात्मक नहीं होगा और दूरी आपका जीरो भी नहीं होगा। यदि कोई पिंड चल रहा है, मोशन में है, तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तो दूरी जीरो भी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए एग्जाम में पूछ चुका है कि इसमें कौन सा जीरो नहीं हो सकता, और यही आंसर था आपका, दूरी जीरो नहीं हो सकता। यदि चले तो कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगा, तो दूरी हमारा जीरो नहीं होगा। अब एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब हम कहते हैं मार्ग की संपूर्ण लंबाई, तो यहाँ पर दिशा मायने नहीं रखता है कि वो कौन सी दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है। किसी भी दिशा में हो, हमको दिशा से कोई मतलब ही नहीं है, हमको केवल और केवल देखना है रास्ता की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हमें दिशा की जरूरत नहीं होती, दूरी को लिखने के लिए दिशा जरूरी नहीं है कि वो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट कौन से दिशा में चला है। ध्यान रखिएगा जिसको लिखने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसको कहते हैं अदिश राशि। अदिश मतलब दिशा नहीं, ठीक है, स्केलर। और जिसको लिखने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं सदिश राशि, दैट मीन्स दिशा के साथ। तो दूरी हमारा कैसा है, अदिश राशि है, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो इसका नॉर्मल मीनिंग होता है कि कोई भी पिंड अपने स्थान से हटा कितना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना हट गया है, वही विस्थापन होता है। अब हम निकाल कैसे सकते हैं कि हटा कितना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि उसकी अंतिम स्थिति कहाँ है, दैट मीन्स अभी वो कहाँ है और वो पहले कहाँ था, दैट मीन्स उसकी आरंभिक स्थिति क्या थी। उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी कहे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी का मतलब होता है कि कोई एक सीधी रेखा खींचना होगा, और जब भी हम कोई सीधी रेखा खींचेंगे तो उसकी अपनी एक निश्चित दिशा होगी। यहाँ पर दिशा आपका निश्चित होता है, ठीक है। और जब भी हम विस्थापन लिखेंगे तो दिशा के साथ लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। दैट मीन्स ये कैसी राशि होगी, तो आपका सदिश राशि होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी जो। मान लिया जाए कोई भी पिंड यहाँ पे था, ऐसे चला 8 किलोमीटर,
फिर ऐसे चला 6 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना कवर किया, 8 यहाँ 6 यहाँ, तो दूरी तो टोटल कवर किया 8 + 6 14। लेकिन यदि कोई पूछे कि विस्थापन कितना है, तो हम लोग देखेंगे कि सर अंतिम स्थिति कहां पर है, तो यहाँ पर। प्रारंभिक स्थिति कहां पे थी, तो यहाँ पर। और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही ना विस्थापन होगा। तो आप बताइए न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर सीधा रेखा ले लीजिए, वही आपका न्यूनतम दूरी हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमें निकालना पड़ेगा कितना होगा। इसके लिए हमें मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। होता क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं, H से डिनोट करते हैं, और ये वाला जो है आपका बेस कहलाता है, B से डिनोट करते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, P से डिनोट करते हैं लंब हिंदी में। और इन तीनों के बीच रिलेशन होता है H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। केवल H निकालना हो तो आप रूट कर दीजिए, दैट मीन्स P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, B कितना है 6, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब होता है 8 गुना 8 64 होगा, और 6 का स्क्वायर मतलब होता है 6 गुना 6 36 होगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 100 आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10। यदि कोई नहीं जानते हैं तो वेट करिए, मैथ में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि दूरी हमारा आ रहा था 14 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया, 10 किलोमीटर। ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता दूरी से। यहाँ पर लिखा ही क्या है, न्यूनतम दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी कंडीशन में ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस के कंपैरिजन में। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति घर से चला और दुकान गया 3 किलोमीटर दूर, वापस जो है वो घर आ गया। कोई पूछे कि दूरी कितनी तय किया, तो हम देखेंगे जाते वक्त 3 किलोमीटर और लौटते वक्त 3 किलोमीटर, तो टोटल दूरी इसने जो कवर किया वो 6 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखिए यदि कोई आपसे पूछे कि विस्थापन यहाँ पर कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम देखेंगे कि अंतिम स्थिति कहाँ पर, यहाँ पर। पहले कहाँ पे था, यहीं पर था, तो बताइए पहले भी यहीं पर था और अभी भी यहीं पर है, तो इसके बीच तो कुछ न्यूनतम दूरी है ही नहीं, कुछ दूरी है ही नहीं। पहले घर में था और अभी भी घर में है, तो कुछ तो दूरी है ही नहीं अंतिम और प्रारंभिक के बीच। क्योंकि कुछ दूरी है ही नहीं तो न्यूनतम दूरी कहां से होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ न्यूनतम दूरी नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0 है। और ऐसे भी समझिए ना, विस्थापन का मतलब हम क्या बोले थे, अपने स्थान से हटा कितना है। पहले घर में था और अभी दोबारा घर में आ गया, तो हटा कहाँ है, घर में था और घर में ही है, तो अपने स्थान से हटा ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका विस्थापन क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि कोई भी पिंड जहां पे था यदि दोबारा वहीं पर आ जाए तो ऐसी स्थिति में विस्थापन आपका कितना आएगा, 0। दैट मीन्स विस्थापन आपका 0 हो सकता है। और यहाँ आश्चर्य वाली बात है कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब होगा विस्थापन नेगेटिव, तो उसके लिए फिर से हमें मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। आप सभी लोग सुने होंगे नंबर लाइन संख्या रेखा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा रहता है। इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 3 और इसी तरह से। पहले समझते हैं प्लस कब होता है, तो आसानी से आप समझ पाइएगा नेगेटिव वाले को। मान लिया जाए कोई भी पिंड यहाँ पे था और ये चला गया यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन कितना होगा, उसके लिए हम देखेंगे अंतिम स्थिति कहाँ पर है और आरंभिक स्थिति कहाँ पे थी। तो अंतिम स्थिति यहाँ पर है और आरंभिक स्थिति यहाँ पर थी। तो आप बताइएगा इन दोनों के बीच का आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे ध्यान रखना है हम क्या लिखे थे परिभाषा में, तो अंतिम स्थिति और आरंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति यहाँ पे और आरंभिक स्थिति यहाँ पे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कैसे निकाल सकते हैं बताइए। बोलिएगा सर घटा दीजिए ना, तो घटाइए, 5 में से घटा दीजिए आपका 2, कितना आएगा 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो आ रहा है ये तो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका किस में है, प्लस में है। किस स्थिति में प्लस लेते हैं, जब कोई भी पिंड इस तरफ चला हो, किधर चला हो, राइट हैंड की तरफ चला। लेकिन यही चीज यदि उल्टा हो जाए, कैसे कि मान लिया जाए कोई भी पिंड था यहाँ पे और आ गया यहाँ पर, तो हम देखेंगे अंतिम स्थिति यहाँ पर, आरंभिक स्थिति यहाँ पर, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके लिए हमें देखना होगा अंतिम और आरंभिक, तो अंतिम और आरंभिक यहाँ और यहाँ, तो अंतिम वाले को पहले लिखना है, 2 को पहले लिखना है, -5 लिखेंगे तो -3 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू जो आया वो आ गया नेगेटिव। कब आएगा नेगेटिव, समझ गए, जब कोई पिंड इस तरफ ना चल के, राइट हैंड में ना चल करके इस तरफ चला हो, लेफ्ट हैंड में चला हो, तो आपका जो विस्थापन आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक। अब ये चीजें आप समझ गए होंगे कि विस्थापन कब आपका पॉजिटिव, कब आपका नेगेटिव और कब आपका 0 लेना है। एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं कि जब कोई पिंड इस तरफ चलेगा, राइट हैंड में चलेगा तो विस्थापन प्लस लेते हैं, इस तरफ चलेगा तो माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और यदि कोई भी पिंड जहां पे था दोबारा घूम करके यहीं पर आ जाए, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में विस्थापन आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यदि आपको डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा।
अब समझते हैं चाल स्पीड किसे कहते हैं। तो इसका मतलब होता है इकाई समय में तय की गई दूरी, दैट मीन्स यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है वही क्या कहलाएगा, चाल। इकाई समय का मतलब समझेंगे 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कोई भी पिंड 20 मीटर दूर चला जाता है 2 सेकेंड में, तो यहाँ पर उसकी चाल कितनी होगी। तो हम देखेंगे इकाई समय में वो कितना दूरी तय किया, इकाई समय दैट मीन्स 1 सेकंड। बताइए कैसे निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा। तो आप कहेंगे सर 20 मीटर चलने के लिए 2 सेकंड लिया है, तो 1 सेकंड में कितना चला उसके लिए आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं दूरी और नीचे में क्या लिख रहे हैं, समय। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को यदि ऐसे बट्टे में लिखा है तो उसका मतलब अनुपात ही होता है, ठीक है। यदि A/B लिखा है तो इसका मतलब ये अनुपात B है। तो हम कह सकते हैं दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ पर यदि आप सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे आएगा, देखिए ऊपर हमारा बचेगा 10 और नीचे हमारा कट जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 मीटर बट्टे 1 सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेकंड में वो कितना दूर जाएगा, 10 मीटर। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। मान लिया जाए कोई भी पिंड आपका 30 किलोमीटर दूर चला गया 2 घंटे में, तो उसकी चाल कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 30 किलोमीटर डिस्टेंस और बट्टे कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टाइम, तो यहाँ पर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाल आपका दूरी के समान जो है वो अदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है और ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें नहीं लिखना है कि वो कौन सी दिशा में जा रही, बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, जो कुछ भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो केवल वही लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखना है। ध्यान रखिएगा इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो कोई यदि पूछे कि चाल में क्या होगा तो हम कहेंगे केवल और केवल परिमाण होगा, यहाँ दिशा लिखना जरूरी नहीं होता, हम दिशा मेंशन, डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं चाल के प्रकार। तो ये पहला हुआ एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है एक जैसा। तो कब कहेंगे एक समान चाल, तो ध्यान रखिए कि मान लिया जाए कोई भी पिंड चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकंड, फिर आगे भी चला गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर आगे भी चला गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर नीचे देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, घूम गया फिर 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाल जो इसका बदला नहीं है, दैट मीन्स चाल यहाँ पर कैसा है, एक समान। लेकिन यदि कोई परिभाषा पूछे तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि यदि समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो चाल आपका एक समान होगा। यहाँ पर 1 सेकंड में 20 मीटर, यहाँ पर भी 1 सेकंड में 20 मीटर, यहाँ पर भी 1 सेकंड में 20 मीटर, तो चाल हमारा कैसा है, एक समान। यहाँ पर देखिए 30 मीटर चलने में 2 सेकंड, फिर 30 मीटर चलने में 2 सेकंड और फिर 30 मीटर चलने में 2 सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समान दूरी, दैट मीन्स 30 मीटर चलने में समान समय लिया गया है, 2-2 सेकंड लिया गया है। तो यहाँ भी आपका चाल जो है वो एक समान होगा। कोई पूछे चाल है कितना, तो चाल 30 नहीं होगा। चाल निकालने के लिए तो हमें 30 मीटर बटा 2 सेकंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे चाल इसकी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी 15 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर भी 15 मीटर पर सेकंड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं समान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसा नाम से पता चलता है कि चाल एक समान नहीं रहेगा। मान लिया जाए ऐसे चला 20 मीटर पर सेकंड, वहां चला गया फिर हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेकंड में तो 20 मीटर जा रहा था, लेकिन यहाँ 1 सेकंड में 25 मीटर। तो समान समय में समान दूरी तो तय हो नहीं रहा है। यहाँ 20 मीटर तय हो रहा था 1 सेकंड में और यहाँ 25 मीटर तय हो रहा है, तो समान है नहीं। ये कैसा है, असमान है। आप जानते होंगे जब आप बाइक चलाते हैं, जब बस चलती है तो इसी तरह से चलता है, चाल उसकी असमान रहती है। ऐसा नहीं कि हमेशा कांटा 60 पे ही रहता है, कभी 20, कभी 30, कभी 40। तो ये आपका चाल कैसा हो गया, असमान। अब देखिए वेग वेलोसिटी किसे कहेंगे, तो इसका मतलब होता है इकाई समय में कोई भी पिंड कितना विस्थापित हो रहा है, दैट मीन्स अपने स्थान से कितना हट रहा है इकाई समय में, दैट मीन्स 1 सेकंड में। कैसे निकाल सकते हैं, तो ऊपर लिखेंगे विस्थापन और नीचे में लिखेंगे टाइम, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। मान लिया जाए कोई भी पिंड 30 मीटर विस्थापित हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब दिशा में, और उसके लिए 10 सेकंड का समय लिया है, और कोई पूछे वेग कितना है, तो हम लिखेंगे 30 मीटर और बट्टे करेंगे 10, तो यहाँ पर काट देंगे तो आपका 3 मीटर पर सेकंड। और कौन से डायरेक्शन में आएगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, तो यही इसका वेग हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान रखिए यहाँ डायरेक्शन लिखना जरूरी होता है। दैट मीन्स ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट भी सदिश है और वेग भी कैसा है, सदिश है। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी के प्रकार। तो पहला है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसे कहेंगे, तो निश्चित दिशा में एक समान परिमाण या कहे एक समान चाल से चले तो हम कहेंगे वेग आपका एक समान है। यहाँ पर ध्यान रखिए निश्चित दिशा, इसका मतलब होता है यदि इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इस डायरेक्शन में ही चलते रहना चाहिए, और एक समान परिमाण दैट मीन्स एक समान न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ चलनी चाहिए, तभी हम कहेंगे वेग आपका एक समान है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था और ये ईस्ट डायरेक्शन में ही चलता रहा, दैट मीन्स निश्चित दिशा में ही चलता रहा और 30 के स्पीड से ही चलता रहा, तो यहाँ पर वेग आपका एक समान हो जाएगा।
अब यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा वेग एक समान है या बदल गया है। 30 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में और फिर हो गया 35 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में ही रहा। बताइए वेग एक समान है? तो नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ परिमाण बदल गया, 30 से कितना हो गया 35। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? असमान वेग। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा? 30 मीटर पर सेकंड और फिर डायरेक्शन बदल दिया, इस तरह चला गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये कैसा है? बताइए एक समान वेग है या असमान वेग है? जल्दी बताइए। तो सभी लोग बोलेंगे सर असमान वेग है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिशा बदल गई है, डायरेक्शन जो है आपका चेंज हो गया है। एक समान वेग हम कब कहेंगे? जब दिशा नहीं बदले और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं बदले। जैसे 30 मीटर पर सेकंड चल रहा था इस डायरेक्शन में, यदि उसी डायरेक्शन में 30 मीटर से चलता रहे तभी आपका एक समान वेग होगा। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाए या दिशा यदि बदल जाए तो वेग एक समान नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? असमान वेग हो जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि आप एक समान वेग कब कहेंगे, तो समझ गए होंगे कि दिशा भी निश्चित होनी चाहिए, ईस्ट है तो ईस्ट ही रहना चाहिए, वेस्ट है तो वेस्ट ही रहना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम रहना चाहिए, तभी एक समान वेग होगा। अदरवाइज यदि कुछ भी बदला, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू बदला या यदि दिशा बदली, कुछ भी बदला तो एक समान वेग नहीं कहलाएगा, वो असमान वेग कहलाएगा। यदि डाउट हो तो आप दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है। अब देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो वहां पर औसत वेग का भी सहारा लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहला तरीका है टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए बटे टोटल टाइम देखिए। मान लिया जाए कोई भी पिंड यहाँ पे था और यहाँ पे चला आया, तो हम देखेंगे कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना। मान लिया जाए टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 600 मीटर है और हम देखेंगे कि टोटल कितना समय लिया है। मान लिया जाए यदि 10 सेकंड लिया है तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, तो हमारा जो है औसत वेग आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइएगा ऐसी स्थिति में आपका औसत वेग कितना होगा कि कोई भी पिंड जो है यहाँ से चलना शुरू किया और दोबारा जो है घूम करके यहाँ पे आ गया, तो अब बताइए औसत वेग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है कितना। तो अभी हम कुछ देर पहले बताएं डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि था यहाँ और दोबारा घूम के यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं, अपने स्थान से तो हटा ही नहीं, जहां था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। तो आप निकाल लीजिए औसत वेग, डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम करिए और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और जितना भी टाइम लिया गया हो, आप जानते हैं 0 बटे टाइम जब करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पर आपका औसत वेग कितना आ गया? 0। ये चीज एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि औसत वेग 0 कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं आज आपका क्लियर हो गया होगा। औसत वेग निकालने का दूसरा क्या तरीका होता है? तो दूसरा तरीका होता है u प्लस v बटे 2। यहाँ पर u क्या है? दैट मीन्स इनिशियल में उसकी वेलोसिटी क्या थी, v क्या है? फाइनल में उसकी वेलोसिटी क्या थी। मान लिया जाए 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और कुछ देर के बाद आपका 80 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ पर हम लोग u प्लस v बाई 2 लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब एक्सेलरेशन त्वरण आपका एक समान। अब ध्यान से समझते हैं त्वरण एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। ये एक्सेलरेट वर्ड से बना है और एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी का वेलोसिटी बढ़ जाना, और अच्छी तरह से जानते हैं जो वेलोसिटी को बढ़ा दे उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। बाइक में एक्सेलरेटर लगा रहता है, आप सभी लोग सुने होंगे। गांव तरफ लोग एक्सीलरेटर बोलते हैं, गलत है वो, सही टर्म क्या है? एक्सेलरेटर। ठीक है, फिजिक्स में एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी क्या परिभाषा होती है? तो इसकी परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। कैसे निकाल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर? दो चीजें हमें देखनी होगी, पहला वेग में परिवर्तन हुआ कितना है और दूसरा समय कितना लिया गया है। जैसे मान लिया जाए 40 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट हुआ और 10 सेकंड के बाद ये 60 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर यदि कोई आपसे पूछे त्वरण कितना है, दैट मीन्स वेग में परिवर्तन की दर कितना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा वेग में परिवर्तन हुआ कितना है। 40 से 60 हुआ, तो बताइए वेग में परिवर्तन हुआ कितना? बोलिएगा सर 60 में 40 घटा दीजिए, तो वेग में परिवर्तन हुआ 20 मीटर पर सेकंड, और ये परिवर्तन होने में कितना समय लिया गया है? 10 सेकंड। तो आप यदि दर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 20 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है 10 सेकंड में, तो डिवाइड कर देंगे 10 सेकंड से, तो रेट आ जाएगा। तो यही आपका जो है एक्सेलरेशन हो गया। ऊपर आप क्या लिखे? वेग में परिवर्तन, और नीचे क्या लिखे? टाइम। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 2, और ध्यान रखिएगा आपका 2 मीटर और ये सेकंड नीचे आ जाता है, मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो जब ये सेकंड नीचे आएगा, ये सेकंड पहले से है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन जब भी लिखाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही लिखाएगा, ये इसका मात्रक है, यूनिट है। अब देखिए फार्मूला की बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो v माइनस यू करना पड़ेगा और टाइम से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तभी रेट आ जाएगा। वही ना किए थे, तो यहाँ पर फार्मूला बना v माइनस यू बटा टी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस यू बटे टी। v दैट मीन्स अभी कितना है, u दैट मीन्स पहले कितना था। अब ये दो क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। 40 मीटर पर सेकंड और ये हो गया 60 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना है? तो v माइनस यू बटा टी। सॉल्व किए तो 2 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिए प्लस में आ रहा है। यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिए a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पर आपका ये 15 माइनस 30 और बटा आपका 5
सॉल्व करेंगे तो -15/5, तो आप देख सकते हैं -3 आ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा था, एक्सीलरेशन आपका प्लस में आया। यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा था, 30 से 15 होगा तो वेलोसिटी घटा है। ऐसी स्थिति में एक्सीलरेशन आपका किस में आया, माइनस में आया। यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन है, इसी नेगेटिव एक्सीलरेशन का एक और नाम है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन। मंदन का मतलब मंद हो रहा है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। अब देखिए त्वरण के प्रकार, ये पहला है आपका एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होगा इसका मतलब, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, और एक समान मतलब एक समान, मतलब वेग में परिवर्तन एक समान होना चाहिए। कब ऐसा होगा, जब समान समय में समान परिवर्तन होगा। यदि समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे वेग में परिवर्तन आपका एक समान है और त्वरण हमारा जो है एक समान हो जाएगा। जैसे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और 1 सेकंड के बाद ये जो है 25 हो गया, दैट मीन्स परिवर्तन 5, फिर 25 से 30 हो गया, परिवर्तन आपका 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर सेकंड में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5। तो त्वरण हमारा एक समान है। और ध्यान रखिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया जाता है तो वहां भी एक समान त्वरण होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। और वहां पे एक्सीलरेशन का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे हम यदि गिराते हैं किसी भी पिंड को और यदि 0 मीटर पर सेकंड से यदि छोड़ते हैं ऊंचाई से, तो 1 सेकंड के बाद जो है इसका वेलोसिटी 9.8 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से 9.8 बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हर सेकंड जो वेलोसिटी बढ़ेगा वो 9.8, यदि गिरा रहे हैं तो इसी रेट से आपका बढ़ेगा वेलोसिटी, देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें बताइए त्वरण एक समान है या नहीं, तो है। 20 से 32 हुआ, 12 बढ़ा 2 सेकंड में, और यहाँ भी देखिए 2 सेकंड में 12 बढ़ा। तो देख सकते हैं समान समय 2-2 सेकंड में समान परिवर्तन हुआ है। यहाँ भी त्वरण एक समान। इसमें देखिए असमान त्वरण में क्या होगा, तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन एक समान नहीं होगा। जैसे 20 से 25 हुआ, 5 यहाँ बढ़ा, और यहाँ 25 से 28 हुआ तो 3 बढ़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे परिवर्तन 5 हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन 3 हो रहा है। तो यहाँ पे परिवर्तन हमारा एक समान नहीं है। यदि परिवर्तन एक समान नहीं है, यही आपका क्या कहलाएगा, असमान त्वरण। ठीक है, अब इसको समझिए जड़ क्या है, कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, 5 सेकंड के बाद 20 हो गया। त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन, तो आप बोलेंगे सर v माइनस यू बाई टी। पुट करिए 20 माइनस 10/5, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए फिर 20 से आपका 80 हो गया 6 सेकंड में। यहाँ पे एक्सेलरेशन आया आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन आपका 2 और यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है 10। तो एक्सेलरेशन में परिवर्तन कितना हुआ है, तो 2 से यदि 10 हुआ है तो एक्सेलरेशन में परिवर्तन 8 हुआ है। और जड़ का मतलब होता है कि जो त्वरण में परिवर्तन हुआ है वो किस दर से हुआ है, किस रेट से हुआ है। कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें त्वरण में परिवर्तन को डिवाइड करना पड़ेगा समय से, तो दर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हुआ है, मान लिया जाए 2 सेकंड में यदि ऐसा हुआ हो तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे 2 कैलकुलेट किए तो 4 मीटर सेकंड स्क्वायर, और नीचे सेकंड है। और ध्यान रखिएगा जब ये सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो सेकंड क्यूब हो जाएगा, मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मीटर और सेकंड क्यूब। तो यही चीज एग्जाम में पूछा था कि जड़ का मात्रक क्या होता है। तो